स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस वीडियो में बीते हफ्ते उन तमाम खबरों के आधार पर बनाए गए सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि सुर्खियों में रही होती है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए फ्रेम किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का योगदान कितने प्रतिशत है? विकल्प है 12.7%, 14.9%, 16.7% या फिर 19.6%। दरअसल अभी हाल ही में भारत में बाल विवाह के संदर्भ में एक अध्ययन कराया गया था। यह अध्ययन जो है लैंसेट के द्वारा कराया गया था, जिसके अंतर्गत भारत में जो भी बाल विवाह के मामले देखे जाते हैं, खासकर बालिकाओं की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों का मिलाकर के जो योगदान है उन तमाम बाल विवाह में आधे से अधिक का योगदान इनका है। इसी के संदर्भ में अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बिहार का विशेष रूप से इसमें योगदान है 16.7%। वहीं अगर हम बात करें बिहार में कौन से जिले जो है पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है, तो जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण 15-16 की अगर हम बात करें, इसके आंकड़े क्या कहते हैं तो CRY समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल जिले में, इसके बाद बेगूसराय, फिर जमुई, समस्तीपुर और गया जिले में था। यानी कि अगर हम बात करें बिहार राज्य में तो यहाँ पर सुपौल वह जिला है जहां पर सर्वाधिक बाल विवाह के मामले देखे गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर देखें तो बेगूसराय, तीसरे पर जमुई है। अगर 2011 के जनगणना के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 13 मिलियन में से अधिक किशोर बालिकाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के बीच ही हो गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये जनगणना 2011 के हैं, लेकिन अभी हालिया में जो लैंसेट अध्ययन था उसके अनुसार बिहार का बाल विवाह के मामले में जो योगदान प्रतिशतता है वह 16.7% है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सवाल है, हाल ही में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में सतत एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में पटना में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि बिहार राज्य में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया जाए और इसी के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रिक कारों को भी खरीदा गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब इसके अंतर्गत देखें जो यह जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यह जो कार्यक्रम था विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि इस एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया गया, किसके सहयोग से किया गया। तो ये तथ्य भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि पटना। अगला प्रश्न फ्रेम किया गया है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? विकल्प है 20.59%, 26.59%, 35.73% या 39.32%। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें विभिन्न राज्यों में गरीबों की कितनी जनसंख्या है और उनकी क्या प्रतिशतता है, इन आंकड़ों का खुलासा किया गया। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या निवास करती है, जिसकी प्रतिशतता की बात करें तो 26.59% है। इसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा राज्य है भारत में बिहार के बाद गरीबी के मामले में तो झारखंड है, जहां पर 23.3% जो आबादी है वो गरीब है। बिहार इसमें टॉप पर है, कितना प्रतिशत है? 26.59%। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 17.40% जो आबादी है वह गरीब के अंतर्गत आती है। अब ये तो प्रतिशतता की बात हो गई, लेकिन कितनी जनता है जो कि गरीब है उसकी अगर हम बात करें बिहार में तो 3.77 करोड़ गरीब जो है इसमें कमी आई है। यानी कि इस आंकड़े की अगर बात करें, इस आंकड़े से पहले जो आंकड़े आए थे उनकी तुलना अगर हम बात करते हैं
तो गरीबों की जो जनसंख्या है बिहार में, उसमें 3.77 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो कि अब गरीब की श्रेणी में नहीं आई है। हालांकि इसमें गिरावट तो देखी गई इस आंकड़े के अनुसार, लेकिन अभी भी जो बिहार है वह देश में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ पहले पायदान पर बना है। यानी कि बिहार जो है भारत में सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में है, या बिहार वह राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है गरीब की श्रेणी में निवास कर रही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 26.59% हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर नजर डाल लेते हैं। सवाल फ्रेम किया गया है, गुरुद्वारा गायघाट स्थित है पटना, वैशाली, भागलपुर या फिर सिवान। तो गुरुद्वारा गायघाट की बात करें तो यह पटना में स्थित है और गुरु नानक देव जी को समर्पित है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। इसके वास्तविक नाम की बात करें तो गुरुद्वारा पहिला बाड़ा इसे कहा जाता है, जिसे आमतौर पर गुरुद्वारा गाय के घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह कहां पर है? पटना के आलमगंज क्षेत्र के गाय घाट में स्थित है, गुरु नानक देव जी को समर्पित है। अब इस गुरुद्वारा की अगर बात करें तो यह गुरुद्वारा सर्किट के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब गुरुद्वारा सर्किट क्या है? तो यह बिहार सरकार की एक पहल है जो अधिक तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बिहार में जो भी महत्वपूर्ण सिख धार्मिक स्थल है उनको आपस में जोड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुरु सर्किट क्या है। गुरु सर्किट एक पहल है बिहार सरकार की जो कि बिहार राज्य में जो भी सिख धर्म से नाता रखने वाले तीर्थयात्री हैं उनको आकर्षित करने के लिए सिख धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करती है, उन्हें जोड़ती है। तो ये कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, आई किक एंड आई फ्लाई निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? विकल्प है सिद्धार्थ चौधरी, रुचिरा गुप्ता, ताबिश खैर या फिर मृदुला सिन्हा। दरअसल आई किक एंड आई फ्लाई एक उपन्यास है जो मुख्य रूप से बालिकाओं के शिक्षा उत्थान की बात करता है, और यह उपन्यास जो लिखा गया है वह रुचिरा गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है और अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है, यानी कि इसका विमोचन किया गया। तो यह किसकी पुस्तक है या किसका उपन्यास है? तो पटना में एमी विजेता वृत्त चित्रकार रुचिरा गुप्ता की पुस्तक आई किक एंड आई फ्लाई का अभी विमोचन किया गया है। ये उसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं। यह जो उपन्यास है लड़कियों के शिक्षा के उत्थान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो का आयोजन कहां किया गया? पटना, हैदराबाद, वाराणसी या नई दिल्ली। तो दरअसल बिहार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत निवेशकों को निमंत्रित करने के लिए, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में एक तरह से बिहार को गंतव्य स्थान बनाने के लिए और वहां पर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए एक रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रोड शो का जो आयोजन है वो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत वाराणसी में किया गया था। बढ़ावा कहां दिया जा रहा है? बिहार में, लेकिन आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में? वाराणसी में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पटना जो दिया है विकल्प में तो पटना होगा, ये वाराणसी में इस रोड शो का जो आयोजन किया गया था यह वाराणसी में किया गया था, जबकि इसका जो उद्देश्य था राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, और इस बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुसरण किया गया? बिहार पर्यटन नीति 2023 का। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि वाराणसी। 13 जनवरी को होटल रमाडा वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित रोड शो की मेजबानी की गई। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को बात देखते हैं। मखदूम कुंड स्थित है सासाराम, राजगीर, मुकुंदपुर या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो जो भी विकल्प में स्थान दिए हैं यह किन जिलों में है, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि आपको यह भी पता होता चले कि कौन सा स्थान बिहार के किस जिले में है। ठीक, अब इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प बी है, राजगीर। मखदूम कुंड जो है राजगीर में स्थित है। यह मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिम भक्तों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। इसे दरगाह मखदूमिया के नाम से भी यह जाना जाता है। यह एक दरगाह है और गर्म पानी का झरना है जो सूफी संत मखदूम शाह को समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कि जो सूफी संत मखदूम शाह थे वह 12 वर्षों तक राजगीर के जंगलों में रहे और नियमित रूप से कुंड के दर्शन
करते थे। तो इन्हीं की वजह से यह जो कुंड है, मखदूम कुंड है, वो काफी ज्यादा प्रचलित है। और यहाँ पर मुख्य रूप से ईद उल फित्र यानी कि ईद, दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर न केवल मुस्लिम भक्त आते हैं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर आकर के इस कुंड में स्नान करते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। और कमेंट सेक्शन में जवाब देना ना भूलिए कि यह तीनों स्थान बिहार के किन किन जिलों में है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल है बिहार आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 के तहत न्यूनतम कितने रुपए के फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली आईटी, आईटीईएस व ईएसडीएम यूनिटों को 30% का एक मुश्त सपोर्ट दिया जाएगा। तो दरअसल अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और इस तरह की जो भी इन्वेस्टमेंट वहां पर हो सकते हैं, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो उसी में एक प्रावधान है कि न्यूनतम 5 करोड़ रुपए के फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली आईटी या आईटीईएस व ईएसडीएम यूनिटों को 30% का एक मुश्त सपोर्ट दिया जाएगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा 5 करोड़। यह बात रही न्यूनतम राशि की। अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम होगी 30 करोड़। इसके अलावा कुछ अन्य छूटों का भी प्रावधान इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो लीज रेंटल सब्सिडी भी सरकार मुहैया कराएगी, साथ ही साथ बिजली टैरिफ के भुगतान पर भी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है वहां पर निवेशकों को और ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके और बिहार राज्य में इस नीति के अंतर्गत रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? आरा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, सासाराम। अब यहां पर भी आप सभी को एक होमवर्क करना है कि ये तमाम जो स्थल है, चारों विकल्प जो है, ये बिहार के किन किन जिलों में है। बहुत ही आसान है, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है। कमेंट सेक्शन में उत्तर को तुरंत टाइप कर दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, जिससे कि बिहार में कौन से स्थान कहां पर है, किन जिलों में है, मोटे मोटे तौर पर इसका भी आपको नॉलेज हो जाए। तो अभी बात करें तो गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण 25 फरवरी को आरा में किया जाएगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि आरा। आरा में कहां पर किया जाएगा? बुद्धम शरणम संस्थानम आरा में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 25 फरवरी को किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत देखें तो गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात बनती है परीक्षा के मद्देनजर। तो इनके मुख्य शिष्य जो थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा महिला में, महाप्रजापति ये भी महिला थी, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली। तो ये जो है इनके प्रमुख शिष्य थे। देवदत्त के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये भी बाद में गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए कहां वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन या जिसे अंग्रेजी में कहें तो रियल टाइम सोर्सेस अपॉर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है? विकल्प है मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा या सबसे अंत में ए और बी दोनों, यानी कि मुजफ्फरपुर और गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प डी है, यानी कि मुजफ्फरपुर और गया। तो अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत देखें कि ऐसा क्यों निर्णय लिया गया, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, तो मुजफ्फरपुर, गया और राज्य की जो राजधानी है पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 111 गैर प्राप्ति शहरों में शामिल है। इसकी वजह से इस तरह का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातें हैं जो आप जान सकते हैं। यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब इसके अलावा देखें तो इस अध्ययन की बात करें तो दोनों शहरों में विस्तारित शहरी क्षेत्र के परिवेश वायु में PM 2.5 और PM 10 के मौसमी वायु के कणों में सघनता स्थान की पहचान किया जाएगा, यानी कि PM 2.5 और PM 10 इनकी सघनता, इनकी डेंसिटी वायु में कितनी है, यानी कि जो हमारी एयर है उस एयर में
PM2.5 और PM10 की कितनी सघनता है, कितनी डेंसिटी है, इसका अध्ययन भी किया जाएगा, जिससे कि इस बात का खुलासा हो सकेगा कि वायु की गुणवत्ता कितनी है। क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, अब यहाँ पर ये जो है 2.5 और 10 क्या है, ये PM क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है, और ये जो है इनका साइज है, यानी कि इनका जो व्यास है 2.5 और 10। तो इनकी सघनता कितनी है वायु में, जिससे कि वायु की गुणवत्ता का भी पता लगाया जा सके। तो ये तमाम इस तरह के अध्ययन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। तो इसका जो निर्णय लिया गया है, ये है राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। और ये सवाल रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो बने रहिए दृष्टि संस्थान के साथ। साथ ही साथ आप सभी से एक निवेदन है कि ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं जो कि हमारे साथ नए सिरे से जुड़ रहे हैं, तो दृष्टि PCS को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती है, वह सूचना, वह जो ज्ञान है, आप सभी से छूटे ना, और आप सभी के आने वाली परीक्षा में वो आप सभी के लिए सहायक साबित हो सके। तो बने रहिए दृष्टि संस्थान के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए दृष्टि PCS को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।